नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। मॉनसून सत्र 96 घंटे और चलेगा। 96 घंटे में सिर्फ एक सवाल पर घड़ी टिक टिक करती रहेगी। क्या मोदी सरकार के पास 2/3 बहुमत हो गया है? 13 अगस्त को सेशन इस सवाल के साथ खत्म होगा कि अगला सत्र कब होगा। क्या मोदी सरकार विंटर सेशन का इंतजार करेगी या फिर विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पास करा लेगी? अमित शाह क्या कर रहे हैं? किससे मिल रहे हैं? मोदी से कौन मिलने आ रहा है? कौन मैसेज भिजवा रहा है? राहुल और अखिलेश लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। विपक्ष में भरोसे का संकट है। कल 11 बजे सब कार्रवाई जब शुरू होने वाली होगी, उस वक्त शरद पवार के 8 सांसद मोदी के साथ चाय पी रहे होंगे। डीएमके के 22 सांसद क्या करेंगे? क्या परिसीमन पर स्टालिन और अमित शाह के बीच कोई कॉमन ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है? एकनाथ शिंदे अभी अभी तो मोदी से मिलकर गए थे, वो कहां कहां फोन लगा रहे हैं। खबर है कि उन्हें एक बड़ा टास्क दिया गया है। पंजाब के एक और सांसद का दिल्ली के साथ डायलॉग शुरू हो रहा है, यह भी खबर है। चर्चा है कि नॉर्थ ईस्ट के सांसदों से भी तार जोड़ लिए गए हैं। तो अगले 96 घंटे में आप घड़ी पर नजर रखिए, 360 की टैली पर नजर रखिए। क्या क्या हो सकता है इस रिपोर्ट में देखिए। क्या डीलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए 3 दिन के अंदर 360 सांसद पूरे हो गए? क्या सोमवार को दोपहर 1 बजे के बाद डीलिमिटेशन का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा? क्या 13 अगस्त तक डीलिमिटेशन भी नहीं आएगा? महिला आरक्षण बिल भी नहीं आएगा? सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा? दिल्ली में क्या हो रहा है? पंजाब में क्या हो रहा है? चेन्नई में क्या चल रहा है? मुंबई में क्या हो रहा है? क्योंकि मामला 2/3 बहुमत यानी 360 पर ही फंस रहा है। मोदी किसी भी तरह से डीलिमिटेशन बिल और महिला बिल को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते। माना जा रहा है सरकार ने 360 पूरा कर लिया है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से 360 पर कंफर्म हो लेना चाहते हैं, क्योंकि पेंच कांग्रेस फंसा रही है। कांग्रेस डीलिमिटेशन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कह रही है पहले महिला बिल को लागू करो। 543 सीट पर ही 33% आरक्षण के साथ 181 सीटें मिले। मोदी सरकार 2011 सेंसस के आधार पर डीलिमिटेशन आगे बढ़ाना चाहती है। पहले 850 सीटें हो जाएं, फिर महिलाओं की 181 सीटों की बात की जाए। डीलिमिटेशन और महिला बिल पर कांग्रेस के इस रुख का अंदाजा कैसे लगा? दरअसल तमिलनाडु में एक मीटिंग हुई। टीवी के सुप्रीमो विजय ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें तमिलनाडु की सभी पार्टियों को बुलाया गया। लोकसभा में तमिलनाडु से 29 सांसद हैं। बैठक में कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम, एमडीएमके और आईयूएमएल के करीब 17 सांसद शामिल हुए। डीएमके के 22 सांसद शामिल नहीं हुए। एक बात तो साफ है, कांग्रेस और विजय के साथ जो मीटिंग में आए वो डीलिमिटेशन बिल के खिलाफ हैं, और विजय ने भी साफ कर दिया है कि अगर मोदी सरकार डीलिमिटेशन बिल लाती है तो किसी भी हाल में उसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन डीएमके ने जो इशारा किया है उसी ने कांग्रेस को बेचैन कर दिया है। दरअसल उधर टीवीके और कांग्रेस के अलायंस की मीटिंग चल रही थी। इधर स्टालिन की बहन और लोकसभा में डीएमके संसदीय दल की लीडर कनिमोझी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसमें क्लियर कर दिया कि वो परिसीमन यानी डीलिमिटेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम फेयर यानी सही डीलिमिटेशन चाहते हैं। The DMK has been very clear. We've been fighting for fair delimitation. We do not want Tamil Nadu or any state which has controlled its population to lose out because of delimitation. This has been our very clear stand. मोदी सरकार के लिए यह मुश्किल नहीं है। डीएमके अगर डीलिमिटेशन के साथ आ जाएगी तो उसकी बात भी मान ली जाएगी, जिसका इशारा केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मोदी सरकार की तरफ से कर दिया गया है। डीएमके ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मोदी सरकार कुछ शर्तें मानने को राजी भी हो गई और कांग्रेस विजय के साथ फुल चली गई है। बताया जा रहा है कि डीएमके के मीटिंग में ना आने के बाद कांग्रेस की तरफ से पहुंचे कार्ति चिदम्बरम और प्रवीण चक्रवर्ती की मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात हुई, जहां कांग्रेस के नेता डीएमके के रुख पर खूब बरसे। टीवी के कांग्रेस अलायंस की डीलिमिटेशन पर हुई मीटिंग में डीएमके के ना आने के बाद और उनके स्टैंड लेने के बाद एक बात साफ हो गई है कि कांग्रेस और डीएमके के रिश्ते लगभग खत्म हो चुके हैं। अब परमानेंट दुश्मनी हो गई। The Chief Minister of Tamil Nadu had called for a meeting of all the MPs from Tamil Nadu, from both the Lok Sabha and the Raj Sabha. About 21 of us attended the meeting, and there was absolute unanimity in the meeting that Tamil Nadu's rights must be preserved. Our representation in the parliament can't be diminished. Any kind of alteration and delimitation, either on the basis of population or on a proportionate increase, will be resisted. We want the parliament to be frozen at 543 and the distribution among the states to be preserved as it is, which means Tamil Nadu will have 39 members in a house of 543. We are clear in our unanimous opinion that a larger parliament will be an ineffective parliament, and Tamil Nadu will not be well served with a larger parliament. So we want the parliament to be preserved at 543 with the same representation of 39 Lok Sabha MPs for Tamil Nadu. मोदी सरकार ने 360 मिशन को पूरा करने में डीएमके की तरफ से नरमी के संकेत दे दिए हैं। अगर ऐसा होता है तो एनडीए डीलिमिटेशन और महिला बिल के टारगेट में 22 ऐड हो जाएंगे। कांग्रेस डीलिमिटेशन बिल को पास होने से रोकने के लिए हर तरफ हाथ पांव मार रही है, जबकि सरकार वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रही है। मोदी सरकार इस बात को लेकर एकदम क्लियर है। महिला आरक्षण जब भी लागू होगा डीलिमिटेशन के साथ लागू होगा और 2029 के चुनाव में ही होगा। 2034 तक मोदी सरकार महिलाओं को वेट नहीं कराएगी। 850 सीटों के साथ ही महिलाओं की 183 सीट लाएगी। मोदी सरकार की नजर समाजवादी पार्टी पर भी है। सपा पर ही मामला सबसे ज्यादा फंसा है। अगर कांग्रेस और समाजवादी सेम फॉर्मूले पर चलती हैं, फिर 181 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। कांग्रेस के 99 सांसद हैं, 33 सांसदों को अपनी सीट छोड़नी होगी। सपा के 37 सांसद हैं, 12 से 13 सांसदों को अगली बार संसद पहुंचने का ख्वाब छोड़ना होगा। बहुत प्रैक्टिकल होकर बात करें तो क्या कोई भी सांसद अपनी सीट, अपनी सांसदी छोड़ने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल नहीं। यही बात समझाई गई है। कांग्रेस और सपा के टॉप लीडर अड़े हैं, लेकिन जिन सांसदों को लग रहा है कि अपना टाइम दोबारा आना चाहिए, वो डीलिमिटेशन के लिए तैयार हो जाना चाहते हैं। कुल मिलाकर रीजनल पार्टियों को ही फायदा होगा। कांग्रेस नेशनल लेवल पर खुद का नुकसान देख रही है, इसीलिए डीलिमिटेशन का विरोध कर रही है। देखो, डेमोक्रेसी में हम किसी के हाथ बंद नहीं सकते और उनके विचार को भी हम रोक नहीं सकते हैं। वो उनके विचार दौड़ते रहता उनके माइंड में, वो किसी को पता नहीं चलता। बाकी के चीज़ें जो फिजिकली हम करते हैं हमको पता चलता है, कौन कैसा है, क्या है, कौन लंगड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन अंधा है, कौन काना है, बहरा है, मालूम होता है। लेकिन जो विचार है, जो क्या भागते उनके मन में है, ये मालूम नहीं होता। जब वो एक्ट करेंगे तभी मालूम होगा। लेकिन हमारी स्थिति स्पष्ट है कि सभी दल के लोग मिलकर जो निर्णय लेंगे उसी के तहत हम चलेंगे। मोदी सरकार जो करना होगा वो सब करेगी और कांग्रेस के हर नैरेटिव को पूरी ताकत के साथ कुंद करेगी। दरअसल कांग्रेस डीलिमिटेशन के बहाने महिलाओं के भीतर मोदी सरकार को महिला विरोधी बताने की कोशिश में लगी है। अटैक की शुरुआत हुई कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से। कांग्रेस ने एक्स पोस्ट पर राहुल गांधी का एक बयान पोस्ट किया। कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि महिलाओं की अभिव्यक्ति के बिना हमारा देश अधूरा और अविकसित है, जिसका जवाब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया।
और लिखा कि ये कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सकारात्मक संदेश लगता है। महिलाओं के प्रति श्री राहुल गांधी जी की सोच में स्पष्ट बदलाव दिख रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी। रिजिजू के पोस्ट का जवाब राहुल गांधी ने दिया और लिखा कि रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर ये कौन जानता होगा, महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ। सवाल यह है कि 3 साल बाद भी वो लागू क्यों नहीं हुआ और आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं। 2023 का कानून लागू कीजिए बिना किसी शर्त के। जिसका जवाब किरण रिजिजू ने दिया और कहा कि 2026 की जनगणना चल रही है, इस वजह से ये 2029 में लागू नहीं हो पाएगा और 2034 के चुनाव में लागू हो पाएगा। इसलिए सरकार 131वां संविधान संशोधन बिल लेकर आई थी जो संसद में गिर गया। लेकिन राहुल के बयान के समर्थन में चिदंबरम और पवन खेड़ा उतर आए और कहा कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो महिला आरक्षण बिल लागू करे। कांग्रेस मोदी सरकार को महिला विरोधी बताने में जैसे ही तुली, बीजेपी के लीडर महिला बिल पर राहुल गांधी की पूरी कुंडली निकाल लाए। सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून बनाया। अब उसे अमली रुख और शीघ्र उसको लागू करने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस बहाने तलाश रही है और नारी शक्ति के आरक्षण में लगातार बाधाएं, दीवारें खड़ी कर 70 करोड़ भारत की बेटियों का अधिकार छीनने का विश्वास। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। घात करने का कार्य कर रही। अगर राहुल गांधी वास्तव में महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, तो वह उसके इंप्लीमेशन का समर्थन क्यों नहीं कर रहे। सच्चाई तो यह है कि मिशन 360 पर मोदी सरकार कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। अब वो कांग्रेस की मान मनौवल करने की भी कोशिश नहीं कर रही है। उसे लग रहा है कि डीलिमिटेशन सरकार क्यों गिरा रही है। उसकी सच्चाई जानकर खुद ब खुद 360 का टारगेट पूरा हो जाएगा। परिसीमन बिल पर सरकार अब छिपकर कुछ नहीं करेगी। स्विच ऑन कर दिया गया है, खुलकर खेला जाएगा। संविधान खोलकर पार्टियों को दिखा दिया गया, पढ़ा दिया गया। महिला आरक्षण चाहिए तो परिसीमन जरूरी है। संविधान में लिखा है, कांग्रेस नहीं समझ पा रही तो दुनिया देख ले। महाराष्ट्र में भी मोदी सरकार ने गणित सेट कर दिया है और पंजाब में भी अकाली दल से मीटिंग कर 360 की बिसात सेट कर दी है और ऑपरेशन बंगाल कर 20 सांसदों को अपने पाले में कर लिया है। सब कुछ मोदी सरकार धीरे धीरे सेट कर रही है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों को लोकसभा में अलग बैठने की मंजूरी मिल गई है। उद्धव का साथ छोड़कर 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। ये भी शिंदे गुट के साथ संसद में बैठ रहे हैं। परिसीमन और महिला कोटा बिल पर केंद्र सरकार के साथ अकाली दल के सुप्रीमो सुखबीर बादल ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया। अकाली दल का एक एमपी भी डीलिमिटेशन में मोदी सरकार का साथ देगा। ये तो पार्टी ने पहले भी फैसला लिया था। जब पहले बात हुई थी तब भी बोला था भी ये फैसले के हम सरदार सुखबीर सिंह जी बादल हमारे जो पार्टी के प्रधान हैं उन्होंने पहले भी जी इसके हक में दिया था। बीबी हरसिमरत कौर बादल ने भी इसके हक में दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है। ये फैसला इनके साथ समझौते की बात होती तो एमपी इलेक्शन हुई है तब कर लेते। पंजाब के हितों का मसला है उसके बीच में किसी के साथ कोई समझौता हम नहीं करते। पंजाब के हितों की जो बात करेगा तब उसके साथ समझौता होगा। फायदा क्या होगा डीलिमिटेशन का? देखो उनको भी अपना हक मिलेगा। 50% लेडीज को उनके सीटें मिलेंगी। पंजाब बड़ा सूबा है, एमएलए ज्यादा होंगे, हल्के गांव ज्यादा है, वो छोटे होंगे। कम से कम लोगों के दुख तकलीफ में जो 117 हल्के उससे बढ़कर और आदमी आ जाएंगे, एमपी और बनेंगे। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा सा बोझ घट जाएगा। बहुत आबादी अब हो गई है पंजाब की। सभी स्टेटों के ऐसा हालात बने पड़े हुए हैं। पंजाब में अकाली और मोदी की नई जुगलबंदी से कांग्रेस का माथा ठनक गया है। डीलिमिटेशन पर पंजाब कांग्रेस के नेता बीजेपी पर भड़ास निकालने लगे हैं। बुनियादी बात यह है, और मैंने लोकसभा में जब परिसीमन विधेयक के ऊपर चर्चा हुई थी
ये बात पूरी जोर दे के कही थी कि ये परिशमन उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत के हक में नहीं है। इससे सिर्फ मध्य भारत का फ़ायदा होगा और भारत के जितने सामरिक और सुरक्षा से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, ये सारी उत्तर पूर्व भारत और उत्तर भारत में है। और इसलिए ये बात सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि उन लोगों को और उन राज्यों को ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि भारत की सियासी पृष्ठभूमि में उनका जो वज़न है वो और हल्का होता जा रहा है। इसलिए आप महिला आरक्षण करना चाहते हैं, 543 में से आप महिला आरक्षण कर दीजिए, 1/3 दे दीजिए। भाई 543 पे तो लोकसभा चलती नहीं, 850 करके क्या आप इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना बनाना चाहते हैं? इसलिए अगर आप जो संसदीय और विधानसभाएं हैं उस प्रणाली को पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं, वैसे ही इस देश में ये 2 हॉर्स डेमोक्रेसी हो गई है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और अगर आप जो बची कुची लेजिस्लेचर है उसको भी समाप्त करना चाहते हैं तो कर लीजिए इसको 850। मोदी सरकार 360 को जुगाड़ने के लिए हर किसी से कांटेक्ट कर रही है। महाराष्ट्र में उसकी नजर एनसीपी शरद पवार के 8 सांसदों पर भी गड़ी है। सुप्रिया सुले सबके साथ नरमी के साथ व्यवहार कर रही है। सुप्रिया सुले ने डीलिमिटेशन पर सवाल किया, एफसीआरए बिल पर तो खोलकर बोला, लेकिन डीलिमिटेशन पर इंडी की मीटिंग का हवाला देने लगी। कल सुप्रिया सुले अपने सांसदों के साथ 11 बजे मोदी से मिलने वाली हैं। कह रही हैं कि महाराष्ट्र के मुद्दे पर पीएम से टाइम मांगा था, इसलिए मिलने जा रही हूं। हमसे एनसीपी एसपी से आज तक भारतीय जनता पार्टी या उनके एलाइज, एनडीए बोलिए, एनडीए ने किसी के बिल पे बारे में मेरे से चर्चा नहीं हुई। ज़रूर हमारी इंडिया अलायंस की जो सुबह 10 बजे मीटिंग होती है उसमें खड़गे जी और जयराम रमेश जी के साथ हमारी सपा होती है, सारे हमारे इंडिया अलायंस के हम मित्र पक्ष होते हैं, रोज़ 10 बजे हमारी चर्चा होती है। और एफसीआरए बिल पे जो बिल आया हुआ है उस पे मैं कहना चाहती हूँ कि एनसीपी एसपी इसका विरोध करेगी। इसलिए मेरी बड़ी विनम्रता से उनको मांग है कि ये बिल आप एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इधर वापस ले लीजिए, और अगर आपको बिल वापस नहीं लेना है तो आप उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजें और चर्चा हो उस पर। सिर्फ बिल लादने से कुछ नहीं होगा, उनको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करनी ही चाहिए। यही एक सशक्त लोकतंत्र को आगे बढ़ा ले जा सकता है। एनसीपी एसपी के 8 लोकसभा के जो एमपीज है, सांसद है, हमने ऑफिशियली माननीय प्रधानमंत्री जी की वक्त मांगा है। 11 बजे ऑफिशियली, सूरज जब ऊपर होगा तो दिन दहाड़े हम लोग ऑफिशियली उनको मिल रहे हैं। 8 लोगों को 11 बजे पार्लियामेंट बिल्डिंग में उनका जो पीएमओ है उसमें उनका, ये भी पीएम साहब का बड़ापन है कि उन्होंने हम 8 लोगों को तुरंत टाइम दे दिया है, क्योंकि 3 हफ्ते से हाउस नहीं चल रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो महाराष्ट्र की तरफ से हम बोलना चाहते हैं हाउस में, और उसका जवाब चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री की तरफ वो सिर्फ केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री है, तो इस देश के प्रधानमंत्री जी को मिलने एनसीपी एसपी के 8 लोग जा रहे हैं। लेकिन सबको पता है सियासत में हर मुलाकात का मतलब वो नहीं होता जो दिखता है। सच्चाई तो यह है कि सरकार के पास 360 का टारगेट पूरा है। बिल पर मोदी के साथ अभी 326 एमपी, वाईएसआर कांग्रेस 4 प्लस ZPM 1 प्लस अकाली दल 1, कुल 6 एमपी सपोर्ट को तैयार। 2 निर्दलीय सांसदों का समर्थन। लोकसभा की अभी कुल स्ट्रेंथ 540 एमपी। डीलिमिटेशन बिल के लिए चाहिए 2/3 360 एमपी। बिल पास कराने के लिए और चाहिए 34 एमपी। कहां से आएंगे ये 34 एमपी?
डीएमके 22 एमपी, एनसीपी पवार 8 एमपी, दोनों पार्टियां सॉफ्ट हुई हैं, दोनों से बातचीत चल रही है, दोनों के समर्थन के बाद हो जाएंगे 356 एमपी। कहा जा रहा है कि जो 4 बचे हैं उससे भी ज्यादा मोदी सरकार ने जुगाड़ लिया है। लेकिन सरकार डीलिमिटेशन और महिला बिल को लेकर कोई जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाना चाहती है और उसने साफ कर दिया है कि उसका टारगेट 2029 का चुनाव है। इसका काम भी स्पीड से चल रहा है। सेंसस का पहला चरण हाउस लिस्टिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। उससे जुड़े 33 से 34 सवालों का डेटा जुटाने का काम हो चुका है। दूसरा चरण पोर्टल और नोटिफिकेशन। केंद्र सरकार ने लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में दूसरे चरण की गिनती के लिए सितंबर 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है, जबकि अन्य राज्यों के लिए मुख्य जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगी। जिस दिन सरकार के पास लिखित में 2/3 बहुमत का आंकड़ा आ जाएगा, उसी दिन महिला बिल परिसीमन को लेकर आ जाएगी। उसके लिए वो स्पेशल सत्र भी लेती आएगी, जहां खुलकर सिर्फ डीलिमिटेशन और महिला बिल पर ही बात होगी। सरकार उसी वक्त का इंतजार कर रही है। ईरान अमेरिका युद्ध के 162 दिन बाद मुस्तबा खेमनेई पहली बार दिखे। मुस्तबा असली हैं या नकली हैं, इस पर अब बहस शुरू हो गई है। ईरान ने हॉर्मूज खोलने के लिए ट्रंप के सामने 9 शर्तें रख दी हैं। इन शर्तों में $300 अरब की डिमांड के साथ साथ अमेरिका और इजरायल के जहाजों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग भी शामिल है। ईरान ने हॉर्मूज में यूएई के एक और जहाज को ओमान वाली लेन में मिसाइल से उड़ा डाला। हूती ने सऊदी अरब की अरमाको रिफाइनरी पर एक बड़ा हमला बोल दिया है। इजरायल ने अकेले ईरान पर हमला करने की धमकी दी है। महायुद्ध कम नहीं हो रहा, बमबारी बहुत बढ़ने की आशंका है और ये लगातार और ज्यादा गहराता जा रहा है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध के बाद मुस्तबा पहली बार सामने आया। मुस्तबा खामेनेई ने ट्रंप की 9 पर्ची निकाली। ट्रंप का दिमाग चकराया, क्या नकली मुस्तबा आया? ईरान ने हॉर्मुज में यूएई के जहाज पर मिसाइल दागी। हॉर्मुज में ईरान का कंट्रोल, ट्रंप की बोलती बंद। हॉर्मुज की लड़ाई में अमेरिका एक बार फिर फेल हो गया। ट्रंप की ताकतवर नेवी फ्लॉप हो गई। ईरान की आईआरजीसी ने यूएई के जहाज पर हमला कर दिया। जहाज उसी रास्ते से जा रहा था जिसे अमेरिका ने तय किया है। ओमान के खसाब द्वीप के पास आईआरजीसी ने यूएई के जहाज पर मिसाइल चला दी। ईरान ने फिर बता दिया कि हॉर्मुज का कंट्रोल किसके पास है। ईरान ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए अब ट्रंप के सामने 9 शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त, ट्रंप धमकियां देना बंद करें, अपमानजनक व्यवहार का अंत करें। दूसरी शर्त, मिडिल ईस्ट में रेजिस्टेंस फोर्स पर हमले हमेशा के लिए बंद हो। तीसरी शर्त, अमेरिका समंदर में ब्लॉकेड खत्म करे, सेना वापस बुलाए। चौथी शर्त, ईरान से हुए नुकसान की भरपाई के लिए $300 अरब का मुआवजा दे। पांचवी शर्त, ईरान पर लगे सभी तरह के सैंक्शंस हटाएं। छठी शर्त, ईरान के फ्रीज एसेट और संपत्तियां बिना किसी शर्त के रिलीज करे। सातवीं शर्त, हॉर्मुज में कार्गो पर 7% फीस लेने का अधिकार ईरान को दे। आठवीं शर्त, हॉर्मुज में अमेरिका और इजरायली जहाजों पर प्रतिबंध को माने। नवीं शर्त, ईरान के शर्तों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर 20% जुर्माना लगे। फरवरी में ट्रंप ईरान के तेल पर वेनेजुएला की तरह कब्जा करने के लिए युद्ध में कूदे थे। ट्रंप 8 महीने बाद युद्ध से कूदकर भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, जिसे ईरान ने करीब करीब बंद कर दिया है।
देखिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने की अपनी एक खास प्रक्रिया है और इसका ईरान और ओमान के बीच हो रही बातचीत से कोई लेना देना नहीं है। असल में हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलना ईरान की तय की गई शर्तों पर निर्भर करता है और उसे उन्हीं शर्तों के आधार पर खोला जाएगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान की तय की गई शर्तों को अमेरिका किस हद तक मानता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हॉर्मुज़ हमारे लिए सिर्फ एक जलमार्ग या फिर आर्थिक जलमार्ग नहीं रह गया है, बल्कि ये एक ऐसी क्षमता और शक्ति का स्रोत है जो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पास है और वो इस भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल करेगा। अब सवाल उठता है, हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप क्या सरेंडर डॉक्यूमेंट पर साइन करेंगे? ट्रंप क्या ओमान के रास्ते बच निकलने का रास्ता निकाल लेंगे? हॉर्मुज़ डील से ईरान ने फिलहाल ट्रंप को आउट कर दिया है। ईरान की अब बात सिर्फ ओमान से हो रही है। दोनों के बीच 60 दिनों के लिए एक करार करीब करीब हो चुका है। ईरान ओमान डील में नॉर्थ और साउथ लेन को बंद करने पर रजामंदी हो चुकी है। हॉर्मुज़ में वैकल्पिक लेन का रास्ता साफ हो चुका है। नई लेन में एंट्री और एग्जिट लेन अलग अलग होंगी। दोनों लेन में सुरक्षा का मामला IRGC हैंडल करेगा। ओमान ईरान के बीच मामला 2 मुद्दों पर अटका हुआ है। एक फीस जिसे ईरान 5 से 7% रखने पर अड़ा हुआ है। ओमान इसे 3% से ज्यादा नहीं चाहता। दूसरा, ईरान अमेरिका इजराइल के जहाजों को निकलने नहीं देना चाहता। ओमान चाहता है कि नया लेन सबके लिए खुला रहे। हम एक अस्थायी रास्ते के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। हम किसी नतीजे के बहुत करीब हैं, लेकिन ईरान और ओमान के बीच रास्ते का फैसला करने का मतलब ये नहीं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल ही जाएगा, क्योंकि ये दूसरी शर्तों पर भी निर्भर करता है। ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते का उल्लंघन करने के लिए अमेरिका को हर्जाना देना होगा। मैं साफ तौर पर कह सकता हूँ कि मौजूदा हालात अमेरिका द्वारा समझौते के उल्लंघन का नतीजा है। हॉर्मुज़ बंद होने से सिर्फ तेल और गैस बेचने वाले देश UAE, कुवैत, कतर, बहरीन, इराक, सऊदी अरब परेशान नहीं है। आधी दुनिया में दिक्कत है। ईरान इस दिक्कत के लिए ट्रंप और अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ट्रंप इसका कसूरवार ईरान को बता रहे हैं। अब फैसला कैसे होगा? फिलहाल सारे कार्ड मुस्तफा के पास हैं। ट्रंप के हाथ खाली हैं। ट्रंप अगर ईरान के साथ उसकी शर्तों पर डील करते हैं तो सुपर पावर अमेरिका के लिए आसमान से सीधे जमीन पर औंधे मुंह गिरने जैसा होगा। अमेरिका का दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पेट्रो डॉलर वाली कमाई पर ब्रेक लग जाएगा। They understand what their position is. They have America over a barrel. They know that Trump right now is fully bluffing. The United States holds no cards. None. Air power, we've already proven air power has reached its absolute limit in Iran. You could bomb for the next year and you wouldn't do anything to change the Iranian government's will. You could kill half the leadership and it wouldn't change the calculations on the ground. Sea power has now reached its absolute limit in Iran, principally because the United States has taken this campaign with an attitude that no U.S. service member can die. ट्रंप के पास हॉर्मुज़ खुलवाने और अमेरिका की साख को बचाने का एक ही विकल्प है, ईरान से युद्ध करें। अगर युद्ध में उतरते हैं तो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब जैसे देश उनका विरोध करेंगे, क्योंकि ट्रंप को ईरान पर बम गिराने से पहले खाड़ी देशों की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। गारंटी देने के लिए अमेरिका को पैट्रियट और थार्ड इंटरसेप्टर मिसाइलों का नया जखीरा चाहिए। स्टॉक बढ़ाने के लिए टाइम चाहिए। पेंटागन ने अमेरिका की डिफेंस कंपनियों से 21 दिन में प्लान मांगा है। उनके पैट्रियट और थार्ड एंटीसेप्टर समेत टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों के प्रोडक्शन और डिलीवरी का पूरा प्लान पेंटागन में जमा है। पेंटागन ने पिछले हफ्ते लॉकहीड मार्टिन PAC-3 MSC के प्रोडक्शन के लिए $58.6 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ऐसे ही समझौते थार्ड मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किए गए हैं। अमेरिका और ईरान की लड़ाई में इराक जैसे देश बुरी तरह से फंस गए, जो अपना ज्यादातर तेल हॉर्मुज़ के रास्ते भेजते हैं। इराक का बसरा पोर्ट दजला और फरात नदियों के संगम पर बसा है। यहां से इराक का कच्चा तेल लोड कर जहाज फारस की खाड़ी जाते हैं।
फिर हॉर्मुज के रास्ते अरब सागर होते हुए तेल डिलीवरी करने जाते हैं। हॉर्मुज में IRGC की मिसाइल, ड्रोन और अटैक बोटों के हमलों के चलते इराक को तेल बेचने के लिए नए रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं। अब वो ईरान और अमेरिका के रहमो करम पर तेल का कारोबार नहीं कर सकता। सामान्य दिनों में इराक 3.6 मिलियन बैरल तेल डेली बेचता था, जिसमें 3.4 मिलियन सिर्फ बसरा पोर्ट से जहाजों पर लोड किया जाता था। हॉर्मुज बंद होने से इराक का तेल एक्सपोर्ट गिरकर 1.5 मिलियन बैरल डेली रह गया है। इराक के खाली जहाज भी हॉर्मुज होते हुए बसरा पोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इराक ने इस संकट से निपटने के लिए जमीनी रास्ते से तेल बेचने का विकल्प खोजा है और वो इराक सीरिया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल कर रहा है। इराक की 80% इकोनॉमी तेल पर डिपेंड है। उसके लिए सीरिया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इमरजेंसी लाइफलाइन साबित हो रहा है। असली समस्या ये है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य के हालात की वजह से टैंकर सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं। इराक का तेल निर्यात कभी भी स्थिर नहीं रहा है। इराक अभी जमीन के रास्ते से तेल को निर्यात कर रहा है। हमें समय पर स्टॉक को आगे बढ़ाना होगा, वरना रिफाइनरीज में तेल जमा हो जाएगा और सामान्य कामकाज में रुकावट आएगी। निर्यात के नए रास्ते खोजना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। युद्ध शुरू होने के बाद मुस्तफा खामनेई का पहला वीडियो सामने आया है। मुस्तफा इस वीडियो में बैठकर लोगों से बात कर रहा है। इस वीडियो को ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने जारी किया है, जो एक अर्ध सरकारी एजेंसी है। वीडियो में मुस्तफा के चेहरे के बाईं तरफ वाला हिस्सा पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। दाईं तरफ वाले हिस्से पर कैमरा नहीं गया है। मुस्तफा के दोनों हाथ ठीक दिखाई दे रहे हैं। वो पैर मोड़कर मैट पर बैठा हुआ है। उसके सामने एक रिमोट जमीन पर रखा है और एक बर्तन भी रखा हुआ है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में मुस्तफा खामनेई के जख्मी होने की खबर आई थी। कई बार खबरें आई थी कि उसका देश से बाहर इलाज हो रहा है। 3 दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि मुस्तफा खामनेई से संपर्क करना उनके लिए असंभव हो गया है। इसी के साथ ईरान की सत्ता में अंदर ही अंदर गुटबाजी चरम पर पहुंचने की चर्चा शुरू हो गई थी। उसी के बाद मुस्तफा का नया वीडियो आया है। हालांकि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि यह मुस्तफा का पुराना वीडियो है। लोग इस वीडियो को ईरान के धार्मिक शहर कोम का बता रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मुस्तफा वहां धार्मिक शिक्षा ले रहे नौजवानों से बात कर रहा है। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान ने जो 9 शर्तें ट्रंप के सामने रखी हैं, क्या वो मुस्तफा की मंजूरी के बाद रखी गई हैं? हॉर्मुज के बाद मिडिल ईस्ट में दूसरा बड़ा युद्ध सऊदी अरब और हूतियों के बीच में चल रहा है। सऊदी अरब की पाकिस्तान और तुर्की के साथ डिफेंस डील के 48 घंटे बाद ही हूतियों ने फिर सऊदी अरब पर अटैक कर दिया। उन्हें ना तो पाकिस्तान के एटम बम से डर है और ना ही तुर्की के ड्रोन से। हूतियों ने सऊदी अरब की रिफाइनरी जलाई। मक्का डिफेंस पैक्ट सिर्फ कागजी, हूती ने दुनिया को बता दिया। सऊदी की तेल फैक्ट्री जल रही, तुर्की पाकिस्तान मौन। सऊदी अरब में इस वक्त सिर्फ एक नाम का डर है, वो हूती फाइटर्स हैं। सऊदी ने सुरक्षा की गारंटी पक्की करने के लिए 48 घंटे पहले मक्का पैक्ट साइन किया। पाकिस्तानियों और तुर्की वालों के साथ मुस्कुरा कर तस्वीरें खिंचवाई। हूतियों ने सऊदी किंगडम की सारी खुशी 2 दिन बाद ही हवा कर दी। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको पर हूतियों ने मिसाइल चला दी। जिजान प्रांत में अरामको की यूनिट पर भीषण आग लग गई। कई प्रोडक्शन यूनिट में आग के शोले उठने लगे। सऊदी अरब की राहत बचाव मशीनरी आग बुझा पाती, उससे पहले ही हूतियों ने वहीं पर ड्रोन हमले कर दिए। हूतियों के डर से अरबी भाग खड़े हुए। अरामको की जिजान यूनिट धू धू कर जलती रही। हूतियों ने अल जुबैल में मौजूद अरामको के बेरी गैस प्लांट को भी उड़ाकर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को दोहरा झटका दिया। बेरी गैस प्लांट सऊदी अरब की सबसे बड़ी गैस प्रोसेसिंग सुविधाओं में से एक है। सऊदी का दावा है कि आग से कोई खास नुकसान नहीं हुआ, उस पर कुछ ही घंटों में काबू कर लिया गया। नासा से मिली सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही हैं। यहां पर लगे 125 मेगावाट के प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। वहां जगह जगह आग लगने के बाद काले निशान पड़ गए। इसका असर
गैस प्लांट की प्रोसेसिंग में भी पड़ना तय है। हूथियों ने हमले का जवाब सऊदी अरब को भेज दिया है। सऊदी अरब पर हमले, यमन के हज्जा और सादा प्रांत में सऊदी अरब की एयर स्ट्राइक का हमला है। 2 दिन पहले हूथियों ने सऊदी अरब की नजरान सिटी को हिला दिया था। ईरान के राइट हैंड हूथियों ने नजरान पर दनादन मिसाइलें फायर की थी। सऊदी अरब का शहर आग के शोलों से घिर गया था। डर के मारे सऊदी लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। सऊदी ने जब से ईरान से पंगा लिया है, उस पर हूथियों और इराक के शिया मिलिशिया ग्रुप ने आफत कर दी है। ऐसा शायद ही कोई दिन गुजरे जब सऊदी अरब पर बारूद ना गिराई जाए। मिडिल ईस्ट में फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल हब सिर्फ सऊदी अरब में नहीं चल रहे, ईरान में भी धुआं उठ रहा है। वो तेहरान के दक्षिण पश्चिम का हिस्सा है। यहाँ के रोबत करीम इलाके में लाइटर्स बनाने वाली एक फैक्ट्री अचानक धमाके के साथ जल उठी। ईरान सरकार ने इसे एक्सीडेंटल फायर बताया, जबकि कुछ लोग इसके पीछे इजरायल की एजेंसी मोसाद के हाथ होने की आशंका जता रहे। युद्ध के दौरान भी मोसाद ने ईरान के कई इंडस्ट्रियल पार्क में इसी तरीके से धमाके किए थे। मुस्तफा की युद्ध कला के सामने ट्रंप ठंडे पड़ गए। सऊदी, यूएई सबने हाथ खड़े कर दिए। अब नेतन्याहू ने डंके की चोट पर ऐलान किया है, वो अकेले दम पर ईरान पर हमला करेंगे। इजरायल ने बहुत बड़े युद्ध की धमकी दी है। इसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। फाइटर जेट में हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर विमानों की आमद लगातार इजरायल में बढ़ रही है। ट्रंप जहां कह रहे हैं अगर ईरान डील मान लेता है तो युद्ध बंद हो जाएगा, वहीं इजरायल ने कहा है कि ईरान की अमेरिका से डील हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए जरूर हमला करेगा। इजरायल के ऊर्जा मंत्री ने बहुत बड़ी बात कही है। उनका दावा है कि 2 या 3 साल में ईरान की इस्लामिक सरकार का पतन हो जाएगा। नेतन्याहू ने ईरान पर चढ़ाई की बात सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को भी बता दी है। नेतन्याहू ने यहां तक दावा किया है कि उन्हें अब अमेरिका के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। उन्हें ईरान में तबाही मचाने के लिए अमेरिका की मदद की भी जरूरत नहीं है। इजरायल इस बार अपने दम पर अटैक करेगा। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं, उनका एक ही लक्ष्य है, वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, इसके लिए चाहे जितने हमले करने पड़े। שמענו היום את מפקד משמרות המהפכה הוואחידי מצהיר במפורש। आज हमने रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर अहमद वाहिदी को साफ तौर पर यह कहते हुए सुना कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करना जारी रखेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री के तौर पर मैं भी ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का काम जारी रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। להמשיך למנוע מאיראן להחזיק בנשק גרעיני। ईरान भी काउंटर अटैक के लिए तैयार है। ईरान ने मैसेज तेल अवीव को दे दिया है, अगर इस बार इजरायल ने बमबारी करने की गुस्ताखी की तो ईरान हाइफा तेल रिफाइनरी को उड़ा देगा। इजरायल की राजधानी तेल अवीव को गाजा बना देगा। ईरान ने जैसे जॉर्डन और बाकी मुस्लिम मुल्कों में एयर डिफेंस की लेयर तोड़ दी है, वैसे ही इजरायल के आयरन डोम को भेद देगा। ईरान के पास क्लस्टर मिसाइलों का जखीरा है। ये एक बार में 30 से 40 वॉरहेड गिराती हैं। इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए 1 से ज्यादा मिसाइलों को छोड़ना पड़ता है। फिर भी अगर क्लस्टर मिसाइल के वॉरहेड एक बार बाहर आ गए तो तबाही को रोकना नामुमकिन है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप सीज फायर अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हैं, बशर्ते ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे और न्यूक्लियर प्रोग्राम की चेकिंग अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को सौंप दे। अगर मुस्तफा हॉर्मुज को पूरी तरह खोल देता है तो ट्रंप अरब सागर में ब्लॉकेड हटाने के लिए भी तैयार हो गए हैं।